आज हम IAS 2017 के इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हम उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में वटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो वटलर कमेटी का उद्देश्य केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता सुनिश्चित करना था। तो हम देखेंगे कि हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में भारतीय राज्य समिति बनाई जाती है। भारतीय राज्य समिति बनाई जाती है। वर्ष 1927 में हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में भारतीय राज्य समिति बनाई जाती है और इस समिति का उद्देश्य यानी कि बटलर समिति का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों का अध्ययन करना था, संबंधों की जानकारी लेना था और संबंधों में सुधार के लिए सिफारिशें करनी थी। तो इसने जो सिफारिशें की तो उसमें बताया गया कि जो ब्रिटिश परम सत्ता है देशी रियासतों की रक्षा करती है और इन्होंने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया कि देशी रियासतों को बिना उनके समझौते के ब्रिटिश भारत में न मिलाया जाए। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, बटलर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी 1929 ईस्वी में सरकार को सौंपी थी। अगला देंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। गुजुल लक्ष्मी नरेश शेट्टी मद्रास महासभा के संस्थापक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। इसमें हमारा युग्म सम्मिलित है राधाकांत देव और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक सदस्यों में मोहनलाल मिश्र, राजेंद्र लाल मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव संस्थापक सदस्य थे, जिसमें राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के महासचिव थे। अगला हम देखेंगे, गजुलू लक्ष्मी नरसू शेट्टी मद्रास महासभा। तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। मद्रास महासभा की स्थापना 1884 में की गई थी मद्रास में और इसके संस्थापक सदस्य हम देखेंगे तो वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, और जी सुब्रमण्यम, मद्रास महासभा के संस्थापक सदस्य थे। अगला हम देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में
1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में। और इसके संस्थापकों में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी दोनों ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। और इंडियन एसोसिएशन देखा जाए तो कांग्रेस के पूर्व भारत की सबसे बड़ी संस्था थी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन हुआ करती थी। यानी कि कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की अगर कोई संस्था थी तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। अगला हम देखेंगे ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी संस्कृति के बीच मुख्य अंतर था। तो हम देखेंगे कि आर्य कवच एवं शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट धारण करते थे, जबकि सैंधववासी ऐसा नहीं करते थे। ऋग्वैदिक आर्य घोड़े को पालतू बना लिया था और इसका युद्ध में उपयोग भी करते थे, जबकि सैंधववासी घोड़े को पालतू नहीं बनाया था। हालांकि हम देखेंगे कि सुरकोटदा से गुजरात में एक सैंधव घाटी स्थल है, सुरकोटदा गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के अवशेष मिलते हैं, घोड़े के अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सैंधव वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी थी। हालांकि इन्होंने इसे पालतू नहीं बनाया था, इसका ये उपयोग नहीं जानते थे। अब देखिए अगला, आर्य ग्रामीण कबीलाई थे। आर्य लोग माने ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण कबीलाई थे, जबकि सैंधव सभ्यता नगरीय थी, सैंधववासी नगरीय थे। आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, ऋग्वैदिक जो आर्य थे युद्ध प्रिय थे, जबकि सैंधव शांति प्रिय थे। अगला अंतर देखेंगे, आर्य विदेशी मूल के हैं, यानी कि इनको माना जाता है कि मध्य एशिया से आए हैं के थे, जबकि सैंधववासी के बारे में माना जाता है कि ये मूल निवासी हैं, ये देशी हैं। मणिपुरी संकीर्तन पर विचार कीजिए। तब देखें मणिपुरी संकीर्तन मणिपुर के वैष्णव धर्म यानी कृष्ण धर्म का धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, यानी कृष्ण को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है मणिपुरी संकीर्तन। मणिपुरी संकीर्तन जो है वैष्णव धर्म यानी कि कृष्ण को मानने वाले भक्तों का एक सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है। देखेंगे संकीर्तन भगवान कृष्ण के लीलाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण की जीवन लीला को नृत्य के रूप में मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसमें करताल यानी कि सिंबल और ड्रम का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। अगला हम देखेंगे वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किसका उपबंध करता है? तो इसका आंसर होगा अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल की प्रणाली और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध हमारा व्यापार विवाद अधिनियम करता है। हालांकि व्यापार विवाद अधिनियम के तहत श्रम संघ स्थापित करने की मान्यता दी गई थी, और ये जो श्रम संघ की मान्यता जो दी गई थी वो केवल कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए दिया गया था। अगला देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों के मजदूरी नियतन करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। अगला है एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में प्रथम मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसमें हमारा राइट आंसर होगा एनएम लोखंडे बी। हम देखेंगे फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पास हुआ। लॉर्ड रिपन हमारे देश के वायसराय थे 1880 से 84 के बीच, इन्हीं के शासनकाल में
प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बालकों को काम पर लगाने का प्रतिबंध कर दिया गया था और 1 माह में 4 कार्य दिवसों की छुट्टी का प्रावधान किया गया और कारखाने का निरीक्षण करने के लिए कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति की गई। और हम देखेंगे कि मजदूर संघ बनाने की जो अवधारणा है 1885 में जब फैक्ट्री आयोग बना, फैक्ट्री आयोग 1885 में जब बना तब श्रम संघ बनाने की अवधारणा आई। इसके बाद में एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में प्रथम मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही बात है। तो हम देखेंगे कि 1880 में एन.एम. लोखंडे ने सर्वप्रथम भारत में प्रथम लेबर यूनियन बनाई थी। प्रथम मजदूर संघ एन.एम. लोखंडे ने ही 1880 में बनाया था। तो इस तरह से हमारा आंसर एन.एम. लोखंडे सही होगा। अगला देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो हम देखेंगे कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ये होता है फरवरी 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। तो हमारा इसमें होगा, क्रम देखें तो सी होगा, बी होगा, तब ए होगा। यानी कि पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो हमारा ए होगा 1946 रॉयल इंडियन नेवी में गदर। हम देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। रॉयल इंडियन नेवी गदर जो है, नेवी में गदर, ये भारत के मुंबई बंदरगाह और कराची बंदरगाह दोनों पर होता है। कराची बंदरगाह भी उस समय भारत में ही था, तो दोनों पर होता है। तो रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ बम्बई में, वो तलवार नामक जहाज पर हुआ, INS तलवार पर हुआ। और जो कराची में हुआ विद्रोह यानी गदर, वो हिंदुस्तान नामक जहाज पर हुआ। यानी कि तलवार नामक जहाज पर नेवी ने गदर किया, कहाँ पर? मुंबई में किया, और हिंदुस्तान नामक जहाज पर गदर कराची में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अब देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी भाग भी लिए थे। अब देखेंगे कौन सा एक काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण समुद्री पतन था। तो इसमें हम देखेंगे काकीनाडा, मोटूपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूर। इसमें हमारा राइट आंसर होगा मोटूपल्ली। हम देखेंगे काकतीय राज्य की स्थापना बीटा राजा ने किया था, बीटा राजा ने किया था। और बीटा राजा ने नलगोंडा में काकतीय राजवंश की स्थापना की और इसकी राजधानी वारंगल को बनाया था। और ये काकतीय राज्य जो है आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। और काकतीय राजवंश की हम देखें तो समुद्री पतन, महत्वपूर्ण समुद्री पतन मोटूपल्ली थी। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी अलेक्जेंडर रीड,
सी थॉमस मुनरो। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी और सी, बी और सी, यानी कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों रेतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में 3 प्रकार की लगान व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, और ये जमींदारों से लगान वसूला जाता था, जमींदारों से लगान वसूला जाता था। इसलिए अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित थी। इसके अलावा हम कहेंगे कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई, रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई, और इसके अंतर्गत किसानों से प्रत्यक्ष कर लिया जाता था, किसानों से प्रत्यक्ष कर लिया जाता था। इसके अलावा महलवाड़ी व्यवस्था, बम्बई प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था का शुभारंभ मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा शुरू किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा शुरू किया गया, और इसमें लगान महाल से लिया जाता था। आगे हम देखेंगे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो हम देखेंगे इसमें मेरा ऑप्शन सही होगा केवल 2, यानी सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो सौत्रांतिक एवं समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं हैं, ये बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, बौद्ध मत के संप्रदाय हैं सौत्रांतिक और समितीय। यानी कि ये जो सौत्रांतिक और समितीय मत हैं बौद्ध के, ये सुत्त पिटक से लिए गए हैं, सुत्त पिटक से ये मत बने हैं। इस कारण इसको सौत्रांतिक मत के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे सर्वास्तिवादियों की मानना है कि बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों वास्तविक सत्ता हैं। आंतरिक जगत और बाह्य जगत दोनों वास्तविक सत्ता हैं, और इसमें अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? तो हमारा ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। अगला है 2 सरकारों यानी केंद्र और राज्य का शुरू किया जाना। तीसरा है 2 शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना। चौथा है प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इसमें हमारा राइट आंसर होगा 4, प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम
1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें की विषयों की सूची अलग अलग कर दी गई। केंद्र और राज्य दोनों की जो विषय हैं उसकी पहचान कर दी गई और दोनों को अलग कर दिया गया। अलग करने के उपरांत केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण कम कर दिया गया। राज्य पर नियंत्रण कम कर दिया गया और दूसरा जो राज्य के विषय थे उसको भी दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया और ये जो दो भाग थे, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, दो विषय में बांट दिया गया। तो हम देखेंगे कि राज्य के विषय दो भागों में बांटे गए, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय का शासन हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर विधान परिषद के माध्यम से करता था, यानी विधान परिषद से सहयोग लेकर विधान परिषद का सहयोग लेकर हस्तांतरित विषय का शासन करता था और कार्यपालिका का सहयोग लेकर आरक्षित विषय का शासन गवर्नर के द्वारा किया जाता था। यानी जो द्वैध शासन सिद्धांत है वो प्रांतों के प्रत्योजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन को निर्दिष्ट करता है। हम देख लेंगे द्वैध शासन का जनक इंडिया में लियोनिल कर्टिस को माना जाता है, यानी कि द्वैध शासन का जनक लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। लेकिन द्वैध शासन को संवैधानिक रूप से अमली जमा बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, और भारत शासन अधिनियम जो है ये भारत में 1921 ईस्वी में लागू हुआ था और इसी के तहत दो विषय बनाए गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो थैंक यू साथियों, अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह का वीडियो आपको बनाते रहूँगा और लाते रहूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़।